lecture 7 of HRM lecture series. In this lecture, we will learn about the quantitative dimension of human resource planning. So let us start learning. Quantitative dimension of human resource planning. When we say quantitative, that means we are talking of number, right? So human resource planning की quantitative dimension क्या है? Determining the right number of people required for each job in the organization. तो very simple meaning कि हमें सही नंबर चाहिए उन वर्कर्स का जो हर काम ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होने हैं उनके लिए पता हो. We are basically calculating the exact number of workers required for each job in the organization. और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इट हैज गॉट various stages and the very first one is demand forecasting. सबसे पहले हम एज HR मैनेजर जब प्लानिंग कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की, तो सबसे पहले हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें कितने वर्कर्स की जरूरत होगी. नंबर की बात करें, कितने वर्कर्स की जरूरत होगी. अब ये डिमांड जो है, ये जो हम फोरकास्ट करने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन द एनुअल बजट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर में हम क्या अचीव करना चाहते हैं उसको ध्यान में रख के, प्लस हमारा एनुअल बजट कितना है उसको ध्यान में रख के हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं. क्योंकि डिमांड दोनों चीजों के लिए हो रही है. फॉर लॉन्ग टर्म तो हो ही रही है कि आगे आने वाले 5 साल में या आगे आने वाले 10 साल में हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या शेप लेगा ये देखते हुए, लेकिन हर साल का बजट भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले 10 साल में जो खर्च करना है वो हम नेक्स्ट ईयर में ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो डिमांड फोरकास्टिंग है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल बजट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स. अब देखिए इसमें क्या क्या किया जा रहा है. वी आर टॉकिंग ऑफ डिमांड. क्या हो रहा है? डिमांड इज बेस्ड, डिमांड ऑफ वर्कफोर्स इज बेस्ड ऑन बिजनेस प्लान कि हमारे बिजनेस का प्लान क्या है. और बिजनेस प्लान को भी हम दो पार्ट्स में बांट रहे हैं आगे. एक तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या है और दूसरा क्या क्या एक्टिविटीज हम करना चाहते हैं इस बिजनेस प्लान को अचीव करने के लिए. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान एंड व्हाट ऑल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कितने वर्कर्स की जरूरत होगी. ठीक है, तो ये तो था डिमांड फोरकास्टिंग. अब हम बात करें कि हमने पता कर लिया, हमने कैलकुलेशन कर लिया, एक एस्टिमेट लगा लिया कि आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में हमें कितने वर्कर्स की जरूरत है. नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई एनालिसिस कि हमारे पास जो इन हाउस वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी कितने अवेलेबल हैं. ठीक है, तो हमारे को फ्यूचर में क्या डिमांड होगी वो हमने फोरकास्ट कर लिया. हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स कितने हैं, सप्लाई क्या है वर्कर्स की, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सप्लाई. ऑलरेडी हमारे पास क्या है, जिसमें हम बात करते हैं एक तो इंटरनल सप्लाई जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, और दूसरा हमें अगर अभी की अभी जरूरत है, प्रेजेंटली इफ वी नीड मोर वर्कर्स, तो एक्सटर्नल सप्लाई एनालिसिस की बाहर से हम कैसे इमीडिएटली एक्वायर कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, हमें सप्लाई के बारे में पता करना है उन वर्कर्स की जिनकी अभी हमने डिमांड फोरकास्ट की है. तो उसके लिए हमने दो पार्ट्स बनाए कि एग्जिस्टिंग वर्कर्स जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस में है कितने हैं, और अगर हमें इमीडिएटली बाहर से हायर करने हो तो कितने मिल सकते हैं. ठीक है, और इन दोनों को जब हम क्लब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सप्लाई फोरकास्ट. इधर आया डिमांड फोरकास्ट, इधर आया सप्लाई फोरकास्ट. नाउ वी कंपेयर द टू. दोनों को कंपेयर करके देखिए. अगर तो डिमांड फोरकास्ट और सप्लाई फोरकास्ट इक्वल आ गए, तो इक्वल आ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो ठीक है, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, बात खत्म. बट इफ देयर इज इनइक्वालिटी, अब अगर इनइक्वालिटी है तो क्या करें. अभी हम क्या कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्ट और सप्लाई फोरकास्ट को कंपेयर कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन में कि टोटल ह्यूमन रिसोर्स हमें क्या चाहिए और क्या ऑलरेडी हमारे पास है, उसको एनालाइज कर रहे हैं और फिर गैप ढूंढ रहे हैं. दिस इज डेफिसिट और सरप्लस. फोरकास्ट ही है ये भी, डिमांड फोरकास्ट और सप्लाई फोरकास्ट के बेस पर या तो डेफिसिट फोरकास्ट हो रहा है या सरप्लस फोरकास्ट हो रहा है. हो सकता है डिमांड ज्यादा है डिमांड फोरकास्ट में और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, तो हम कहेंगे डेफिसिट हो गया, ये फोरकास्ट हमने कर लिया. या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि डिमांड कम है और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं सप्लाई ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि सरप्लस फोरकास्ट हो गया.
ठीक है, अब क्या करें? नेक्स्ट इज प्लान। अब प्लान बनाइए। अगर देयर इज एनी इम्बैलेंस, या तो डेफिसिट है या तो सरप्लस है, तो देन वी नीड टू मेक प्लान्स। और उन प्लान्स में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें देखना है रिक्रूटमेंट, कि अगर हमारे पास डेफिसिट आ रहा है तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम कहाँ से नए वर्कर्स लेंगे, रिक्रूटमेंट के बारे में प्लान कर रहे हैं। या अगर हमारे को ये इम्बैलेंस आ रहा है कि जिस तरह के वर्कर्स चाहिए उस तरह के अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरह के अवेलेबल हैं, तो उनको हम क्या ट्रेन कर सकते हैं, यानी वो दे आर देयर विद अस, कैन वी ट्रेन देम। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था पिछले लेक्चर में कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें लगा कि आगे आने वाले 3 साल में हमें इस पर्टिकुलर स्किल के वर्कर्स चाहिए, तो व्हाट कैन वी डू, हम आज की डेट में सिमिलर बैकग्राउंड वाले, सिमिलर नॉलेज वाले, सिमिलर एजुकेशन वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर कर लें और उन्हें अपने हिसाब से ट्रेन कर दें। या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं अभी, क्या हम उनको रीट्रेन कर सकते हैं? क्या हम उन्होंने जो सीखा हुआ है, जो वो काम करते थे जिसकी आज की डेट में जरूरत नहीं है, ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेट हो गया, क्या हम उन्हें रीट्रेन कर लें, उनको वो अनलर्न करा के रीलर्न करा लें नई चीजें? तो ये भी प्लानिंग का पार्ट है। देन नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। क्या तरीके अपनाए जाएं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो ज्यादा प्रोडक्शन दे सकें, ताकि जो डेफिसिट हमने अभी फोरकास्ट किया है वो डेफिसिट खत्म हो जाएगा। अगर हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उतने ही वर्कर्स जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं से ही हम ज्यादा प्रोडक्शन करा पाएंगे, वी वोंट बी नीडिंग मोर वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लान कैन बी ऑल्टरनेटिव सोर्सेस, कि ये तो हमने देख लिया, इसके अलावा भी क्या कोई और तरीके हैं, और जिसको हम कहते हैं कि सडनली अगर हमें जरूरत पड़ गई वर्कर्स की तो हम कहाँ से ले लेंगे? क्योंकि देखिए, सारे वर्कर्स को हमेशा के लिए नौकरी पर इसलिए रखना कि शायद कभी इनकी जरूरत पड़ जाए तो इट विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो तब हम क्या करते हैं, प्रोविजन करके रखते हैं कि suddenly if we need more workers, how can we outsource them, कहाँ से हम उन्हें ला पाएंगे? all those are the alternative sources, उनके बारे में प्लान कर रहे हैं। then redeployment का मतलब है कि किसको कहाँ से उठाकर कहीं और लगाना, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लाना, मे बी बाय गिविंग ट्रेनिंग, maybe by utilizing their existing skills in a better way, तो redeployment करना, all this is part of human resource plans। और ultimately क्या होगा, इन सब के लिए we need to have budget, specific budget, क्योंकि ये जो भी सारे काम हम कर रहे हैं ना, all this involves money, तो human resource का एक बजट, और फिर चेक कंट्रोल करना कि वो पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है और वो ऑब्जेक्टिव हम पूरे कर पा रहे हैं जो हमें करने थे, जिनके लिए हम ये सारे काम कर रहे थे, वो ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। यानी अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ बजट एंड कंट्रोल वी विल बी एबल टू रिमूव दिस इम्बैलेंस। डेफिसिट था तो वो खत्म कर पाए, सरप्लस था तो उसे हम बेटर यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद हाँ, ये जो हमने बात की थी, वी वर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हमने कहा कि डिमांड को हम फोरकास्ट करके और फिर तरीका ढूंढ रहे हैं कि जो गैप हमें मिला उसे हम कैसे खत्म करेंगे। नेक्स्ट इज द टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ये डिमांड फोरकास्ट करने के लिए। जो अभी हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा है डिमांड फोरकास्टिंग का, इसको करने के लिए व्हाट आर दी मेथड्स, कैसे हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो देयर आर सर्टेन मेथड्स, कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। सबसे पहली इजीएस्ट है और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज हो जाती है वो है मैनेजरियल जजमेंट, कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं कि पिछले सालों में क्या रहा हमारा हिसाब, हमारे पास कितने वर्कर्स थे, उनको हमने कैसे यूज किया, कितनों को हमें रिप्लेस करना पड़ा, कभी एक्स्ट्रा हो गए थे तो उनको हमने कैसे यूटिलाइज किया, कम पड़े थे तो हमने क्या किया। तो मैनेजरियल जजमेंट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ये सबसे सिंपल है, लेकिन ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम नहीं करती। यानी फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर थोड़े से वर्कर्स हैं, मे बी
15 या 20 वर्कर्स है, छोटे साइज जो है वो कम है, तो मैनेजरियल जजमेंट से हम डिमांड फोरकास्टिंग कर पाते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके हम ये कर लेते हैं। लेकिन ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि काम नहीं करता है, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड फोरकास्ट की क्या टेक्निक होगी उसके बारे में बात करते हैं। एक है वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक का मतलब होता है कि जो वर्कलोड है कि टोटल काम कितना है उसे एनालाइज करना, और जो वर्क फोर्स है उसे एनालाइज करना, यानी क्या काम होना है उसको डिटेल में हमने नोट किया, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया, और फिर जो वर्कर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो वर्क फोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी कैपेबिलिटीज को, उसके स्किल सेट को, उसके नंबर को हमने पेन डाउन किया, यानी हमने ये रिकॉर्ड बनाया दोनों, और फिर इन्हें कंपेयर भी किया। वर्क स्टडी टेक्निक में इन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि वर्कलोड क्या होगा और वर्क फोर्स क्या है, तो क्या हमारे पास शॉर्टेज है या सरप्लस है या सही है। सही भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है कि जो वर्कलोड है वैसे ही वर्कफोर्स है। तो हम डिमांड फोरकास्ट कर रहे थे ना, तो हो सकता है पता चले कि डिमांड है ही नहीं कोई भी, अगर देयर इज नो इनबैलेंस तो कोई डिमांड नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिमांड है यानी वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है, या कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है कि वर्कलोड कम है, वर्कफोर्स ज्यादा है, तो यानी सरप्लस हो गया हमारे पास। तो ये करने का तरीका वर्क स्टडी टेक्निक। और जब हम वर्कफोर्स एनालाइज करते हैं तब हमें ये चीजें भी काउंट करनी पड़ती हैं। क्या? एक तो एब्सेंटीज, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, हमने काउंट किया कि हमारे पास 50 वर्कर्स काम करते हैं सपोज। अब वो जो 50 वर्कर्स काम करते हैं, वी मस्ट मेक श्योर, एनालिसिस करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा कम होगा कि सारे के सारे 50 वर्कर्स हमेशा काम पर अवेलेबल हों, यानी देयर मे बी चांसेस ऑफ एब्सेंटीज। वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, बार बार ये चीजें रिपीट होती हैं कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी और रादर इट इज क्वाइट सर्टेन कि जो 50 वर्कर्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे एक ही टाइम काम पर अवेलेबल होंगे, जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ लोग एब्सेंट होंगे। अब वो कुछ लोग को भी फिर हम अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि ऑन एन एवरेज 10% लोग तो एब्सेंट होते हैं। अब वो 10% कभी ABCD में से कोई है, कभी EFGH में से कोई है, तो यानी बट ऑन एन एवरेज 10% एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो 50 वर्कर्स हैं उनमें से 45 काम पर होंगे, 5 तो एब्सेंट होंगे, कोई भी 5, ठीक है। और साथ साथ हमें लेबर टर्नओवर को भी काउंट करना है। लेबर टर्नओवर का मतलब हमने कहा 50 वर्कर्स हैं, बट वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि 50 के 50 हमेशा हमारे पास काम करते रहेंगे। देयर मे बी अ नंबर ऑफ रीजंस कि वो जॉब छोड़ के चले जाएं, वो रिटायर हो जाएं, वो किसी और नौकरी को ज्वाइन कर ले, या डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये लेबर टर्नओवर को भी हमें काउंट करके रखना है जब हम वर्कफोर्स एनालिसिस कर रहे हो कि हमारे पास कितने वर्कर्स अवेलेबल हैं। उसमें इन दोनों फैक्टर्स को काउंट करके हम कंपेयर करेंगे वर्कलोड से, कि अगर वर्कलोड के हिसाब से वर्कफोर्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करना है, वो फिर आगे प्लानिंग का पार्ट हो गया, ठीक है, गैप ढूंढ के। Another technique of demand forecasting, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। तो ये डेल्फी ने इस टेक्निक को प्रोपाउंड किया था, तो उसके नाम से इसका नाम डेल्फी टेक्निक हो गया। अदरवाइज डेल्फी का कोई डिक्शनरी मीनिंग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेल्फी टेक्निक में होता क्या है, देखें जरा। इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी डिमांड को एस्टिमेट करना। तो वैसे तो सारी जो भी टेक्निक हम पढ़ रहे हैं वो फोरकास्टिंग की ही पढ़ रहे हैं, पर इसमें क्या हो रहा है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। दैट इज, कौन है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के बारे में बताएं? मैनेजर्स। यानी हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, देयर मे बी अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ देम इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स की रिक्वेजिशन आती है, उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट की लिस्ट आती है कि उन्हें कब, कितने और कैसे वर्कर्स चाहिए, ठीक है। तो उस लिस्ट पर अब काम किया जाता है। द ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स कलेक्ट दी मैन पावर डिमांड्स। जितने मैनेजर्स ने अपनी अपनी रिक्वेजिशन भेज दी, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि आगे आने वाले सालों में हमें किस तरह के कितने वर्कर्स की कब जरूरत पड़ेगी, राइट। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट हैं इस मैन पावर नीड्स को कलेक्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, समराइज करते हैं, और जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई अब उसके बेस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, कि भाई इतने वर्कर्स इतने टाइम में इस तरह की जरूरत होगी। ये जो रिपोर्ट बनाने का काम है, फाइनल रिपोर्ट बनाने का काम, ये ना बार बार होता रहता है
तब तक जब तक कि ये जितने ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट, मान लीजिए 4 ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट हैं जो इस रिक्वायरमेंट को जो अलग अलग मैनेजर्स ने दे दी है उसको समराइज करने में लगे हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करने में लगे हैं और एक रिपोर्ट बनाने में लगे हैं। ये 4 एक्सपर्ट अपनी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मतलब जो 3 ने रिपोर्ट बनाई वो चौथे को देंगे, और अब जो बाकी 3 है यानी इंक्लूडिंग दिस 4th वन, ये ABCD, मान लीजिए 4 एक्सपर्ट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो A ने जो रिपोर्ट बनाई वो BCD को दी जाएगी, वो उसे स्टडी करेंगे। B ने जो रिपोर्ट बनाई वो CDA को दी जाएगी, वो तीनों उसे स्टडी करेंगे। इसी तरह से हर एक्सपर्ट को बाकी 3 की रिपोर्ट मिलेंगी और वो सारी रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे, अपनी रिपोर्ट को भी देखेंगे और फिर उन्हें कंपेयर करके ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ऑल एक्सपर्ट्स एग्री ऑन एस्टिमेटेड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, ये ध्यान दीजिए। हम डेल्फी टेक्निक की बात कर रहे हैं और ये टेक्निक मतलब सिर्फ एक पहली टेक्निक थी जहां पर हमने मैनेजरियल जजमेंट के बारे में बात की थी, जो सिंपलेस्ट थी और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई हो जाती थी। वर्क स्टडी टेक्निक भी थोड़े से और बड़े मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई हो जाती है जहां पर हम वर्कफोर्स एनालिसिस और वर्कलोड एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं जहां पर बहुत बड़े स्केल में काम हो रहा है और मे बी हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड एंड अ वैरायटी ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, तब हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, और उनमें से एक टेक्निक है डेल्फी और दूसरी है स्टैटिस्टिकल। ठीक है, तो डेल्फी टेक्निक अब आप दोबारा से एक बार समझ लीजिए कि सारे मैनेजर्स से उनकी डिमांड हमने मांग ली, उनकी रिक्वायरमेंट मांग ली, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स के पास वो सारी डिमांड आ गई और उन सब ने अपने अपने हिसाब से समरी बनाई, जितने भी रिस्पॉन्स आए थे उनकी, और रिपोर्ट बनाई और फिर सब ने अपनी रिपोर्ट्स को दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर किया और ये प्रोसेस तब तक चलता रहा जब तक वो चारों एक ही पर्टिकुलर चीज पर एग्री नहीं कर गए, यानी चारों के हिसाब से जब एक फाइनल फिगर आ गई। तो हो सकता है ए ने कहा कि हमें 40 वर्कर्स चाहिए फ्यूचर में, बी ने कहा कि हमें 45 चाहिए, सी ने कहा कि 38 चाहिए, सबने अपना अपना स्टडी किया ना, और डी ने कहा कि 36 चाहिए। ठीक है, अब ये बड़े वेरीड नंबर है 36 से लेके 45 तक। आपको लगता है कोई बात नहीं, 9 लोग ज्यादा हायर कर लिए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। दिस इज अ कॉस्टली अफेयर। लेकिन ये तो मैंने बहुत छोटा सा नंबर लिया, ये 100 का डिफरेंस भी हो सकता है चारों के एस्टिमेट में। तो ये चारों की रिपोर्ट्स चारों के पास तब तक घूमती रहती हैं जब तक, क्योंकि एक से पूछा जाएगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो वो अपना रीजन देगा, दूसरा उसको काउंटर भी कर सकता है, बता सकता है कि नहीं ये जो आप कह रहे हो इसको तो हम इस तरह से पूरा कर सकते हैं, हमारे ये एग्जिस्टिंग वर्कर से काम हो सकता है। यानी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जब एक ही चीज को बार बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम एग्री ऑन एस्टिमेटेड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, एक नंबर पर आकर सारे टिक जाते हैं। तो ये डेल्फी टेक्निक है। डेल्फी टेक्निक इस तरीके से डिमांड फोरकास्ट करती है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक में क्या है, आपने स्टैट्स शायद पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो आपने ये रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस इनके बारे में पढ़ा होगा। रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस में इस तरह से स्टडी किया जाता है कि अच्छा पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा था, या बाकी कंपनीज में क्या ट्रेंड होता है, या इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है, उसके बेस पर हम डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं कि अच्छा अभी तक ऐसा होता रहा इसलिए आने वाले साल में ऐसे होने की उम्मीद है, या फिर बाकी जगह ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा होने की उम्मीद है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड। जब हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, फॉर्मूला यूज करते हैं और ये करते हैं, मतलब वी आर नॉट सपोज टू गो इनटू द डिटेल कि ये कैसे होता है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि प्लानिंग करते हुए, डिमांड फोरकास्ट करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज किया जाता है, जिनमें से एक है रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस, दूसरी है रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, मेजरिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सेल्स, आउटपुट एक्सेट्रा। यानी यहां पर हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारे सेल्स के टारगेट ये हैं, फ्यूचर में मान लीजिए आने वाले साल में हम अपनी सेल्स 10% बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी।
ठीक है। तो रिग्रेशन में क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया सेल्स, और क्योंकि सेल्स के टारगेट हम बढ़ा रहे हैं, देयरफॉर मैन पावर रिक्वायरमेंट विल आल्सो बी हाई। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट। या फिर आउटपुट टारगेट्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन के टारगेट्स हो सकते हैं, कि हम कहते हैं कि हमें 20% प्रोडक्शन बढ़ाना है अगले आने वाले साल में, तो डेफिनेटली वी विल बी नीडिंग मोर मैन पावर, यानी वर्क फोर्स हमें ज्यादा चाहिए। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और उस पर ये डिपेंड करता है उसकी डिमांड। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस, अगेन दिस इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो अगर आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ा है तो यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट टेक्निक इज इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। ये जो इकोनोमेट्रिक्स होती है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट देन दिस इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर हम कोई एक फॉर्मूला बना लेते हैं, वी मेक अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसके बेस पर जब उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनली ये नंबर आ जाता है कि हमें कितने वर्कर्स की डिमांड होगी। सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फोरकास्ट द साइज ऑफ वर्कर्स दैट वी नीड। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब इनके साथ हमारा डिमांड फोरकास्टिंग का खत्म हो गया डिस्कशन, यानी डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है, कैसे की जाती है, उनके बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद इन हाउस सप्लाई एनालिसिस, हालांकि हमने जो एक फ्लो चार्ट देखा था उसमें हमने फिर सप्लाई राइट साइड पे पढ़ा था इन हाउस सप्लाई में, कि एग्जिस्टिंग वर्कर्स क्या अवेलेबल हैं हमारे पास इन हाउस, जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं, उनकी स्किल इन्वेंट्री, उन्हें क्या क्या काम आता है। मैनेजमेंट इन्वेंट्री, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या स्किल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देन लेबर टर्नओवर इंडेक्स, कितने वर्कर्स कब छोड़कर चले जाते हैं, वो क्या परसेंटेज है, वो क्या फॉर्मूला है, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लीव्स इन 1 ईयर, एक साल में छुट्टियां, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास परसेंट आ जाती है कि कितने वर्कर्स हमें छोड़ देते हैं, लेबर टर्नओवर क्या रहती है, राइट। तो ये इन हाउस सप्लाई एनालिसिस यानी एग्जिस्टिंग वर्कर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में हमने बात कर ली। यहाँ अभी हमने डिमांड के बारे में बात की थी, अब हम उनकी अवेलेबिलिटी या सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट गैप एनालिसिस, अगर दोनों में डिफरेंस आता है कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, सो इफ देयर इज अ डिफरेंस, तो क्या करें, पता करते हैं कि डिफरेंस है तो क्यों है, क्या डिफरेंस है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, बैलेंस करना, फोरकास्टिंग डिमांड, परफॉर्मिंग इन हाउस सप्लाई, यानी डिमांड को फोरकास्ट किया, इन हाउस सप्लाई एग्जिस्टिंग सप्लाई क्या है उसको देखा, और दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो बैलेंस करने की बात आई। दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो जो गैप है डिमांड और सप्लाई में वो डेफिसिट है, या फिर वो गैप सरप्लस है। अगर वो गैप डेफिसिट है तो एक्शन लीजिए, नए वर्कर्स हायर कीजिए। अगर वो गैप सरप्लस है तो एक्शन लीजिए और उनको रीएलोकेट करने की कोशिश कीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रीएलोकेट नहीं हो सकते तो उनको फिर नौकरी से हटाया जाता है, उनको रिटायर किया जाता है। वीआरएस वगैरह हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो अगर सरप्लस होता है स्टाफ हमारे पास, तभी भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है, यानी हम ये खुश नहीं हो सकते कि हमारे पास ज्यादा वर्कर्स हैं, बिकॉज दिस इज अ कॉस्टली अफेयर, और कम है तभी भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है, राइट। इसके साथ हमारा ये क्वांटिटेटिव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द अदर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एंड दैट इज क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।